कभी कभी जीवन में हम ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी मंजूरी हमारा दिल हमें नहीं देता है। उसके बावजूद हम वो काम कर जाते हैं और बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। पवन भी कुछ ऐसा ही कर जाता है जिसके बाद में उसको बहुत पछतावा होता है, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। आज मैं एक आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोमांचक कहानी है। वो एक ऐसी कहानी है, ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसको काम करते हुए ये लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मगर उससे वो काम हो जाता है और उसका बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसी ज़िले की है जिसका नाम है गोंडा। गोंडा के एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था निशा। निशा के सामने एक लड़का रहा करता था पवन, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने बहू के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो हमेशा उसके साथ खुशी खुशी रहता है। पवन के ना तो माता है ना ही पिता है, पवन घर में अकेला है। पवन की पत्नी जिसका नाम मधु है, वो भी पवन के साथ काफ़ी खुश है। निशा जो उसके सामने ही रहा करती थी, वो अक्सर पवन के यहाँ जाती थी और पवन की पत्नी मंजू की वो एक बहुत ही अच्छी सहेली थी। सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब एक साथ रह रहे थे और सब राजी खुशी से और बहुत ही खुश थे। पवन, जिसकी गांव में ही एक मोबाइल की शॉप थी, वो अपने काम पे निकल जाता था। निशा और मंजू आपस में खूब बात किया करती थी। वो सब एक परिवार की तरह थे, वो परिवार की तरह रह रहे थे। तभी एक दिन मंजू का भाई आता है और वो उसे अपने घर ले जाता है, यानी कि मंजू के मायके। मंजू 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है। अब पवन घर में बिल्कुल अकेला था। निशा जो अक्सर उसके घर जाती रहती थी, वो एक दिन उसके घर जाती है। पवन जो कि घर में अकेला था, अकेला बैठा हुआ था, तभी निशा पूछती है कि मंजू कहाँ है। पवन कहता है कि मंजू जो है वो 1 महीने के लिए अपने घर गई है, वो 1 महीने बाद आएगी। निशा हंसते हुए बोलती है, तो मेरी 1 महीने के लिए छुट्टी हो गई, अब मैं 1 महीने बाद ही आ पाऊँगी यहाँ पर। तभी पवन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब मन करे तुम आ सकती हो। तो निशा कहती है, ठीक है, मेरा जब मन करेगा मैं आ जाया करूँगी। तो निशा अक्सर सवेरे सवेरे पवन से मिलने पवन के घर जाया करती थी। वो कभी कोई चीज़ बना के ले जाती थी, कभी कोई चीज़ बना के ले जाती थी। वो जानती थी कि मंजू घर में नहीं है, तो मैं ही इसका ख्याल रखती। एक दिन निशा मंजू पवन के लिए हलवा बना कर ले गई, तो पवन बाथरूम से निकल रहा था। वो एकदम नग्न था, खाली उसने अपने शरीर पर एक टॉवल पहन रखा था। तभी निशा उसको इस अवस्था में देखती है, वो थोड़ा सा संकुचित हो जाती है और हलवे की कटोरी वहाँ पर रखती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी निशा अपने घर जाकर पवन के उस दृश्य को सोचने लगती है। निशा जो कि एक जवान लड़की थी, उसका इस तरह का सोचना स्वाभाविक भी था। निशा अब पवन के बारे में ही सोचती रहती है। पवन जो कि इन सब बातों को इग्नोर करके तैयार होता है और अपने शॉप के लिए निकल जाता है, मगर निशा के मन में अब कुछ और ही चलने लगा था। वो एक जवान और चंचल लड़की थी, अब वो पवन के बारे में सोचने लगती है। 2 दिन निशा पवन के घर नहीं जाती है, तभी पवन निशा के घर आता है और पूछता है, क्या बात है, तुम मेरे घर क्यों नहीं आ रही? निशा कहती है, ठीक है, मैं आऊँगी। तभी दूसरे दिन निशा सवेरे सवेरे पवन के घर पहुँच जाती है। जहाँ निशा देखती है कि पवन घर में मायूस सा अकेला बैठा हुआ है, तभी निशा पूछती है कि क्या बात है, तुम इतने मायूस क्यों हो?
पवन कहता है कि 15 दिन हो गए हैं और मंजू जो कि अपने मायके चली गई है, तो थोड़ा तो उदास बनना स्वाभाविक है। तभी निशा कहती है, तो क्या हुआ, मंजू नहीं है तो मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तभी पवन उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखता है। वो ये देखता है कि वो ये क्या बात कह रही है। तभी निशा बातों बातों में उसे एक इशारा देती है कि वो उससे क्या चाहती है। पवन जो कि 15 दिनों से अपनी पत्नी के बगैर था और वो समझ जाता है कि निशा उससे किस तरह की बात करना चाह रही है। तभी पवन थोड़ा मुस्कुरा देता है और वो निशा से कहता है, क्या ये ठीक रहेगा? तो निशा उससे कहती है, क्या ठीक रहेगा? कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। निशा समझ जाती है कि पवन ने मेरी बातों को समझ लिया। निशा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती। दूसरे दिन निशा सवेरे सवेरे फिर से पवन के घर आती है और वो पवन को पीछे से पकड़ लेती है। पवन जो कि 15 दिन से अपनी बेबी के बगैर सो रहा था, उसे बहुत अच्छा लगता। अब दोनों उस घर में अकेले थे और दोनों वही सब करते हैं जो एक मियाँ बीवी के बीच में होता है। अब दोनों डेली ये काम करने लगे। निशा रोज़ सवेरे पवन के घर आ जाया करती थी और रोज़ सवेरे यही सब काम होता था। पवन जो कि ये सब काम करने के बाद अपने शॉप पे चला जाता था और निशा अपने घर आ जाती थी, इसलिए कभी किसी को किसी बात का कोई शक नहीं हुआ। मगर ये सब होते होते पूरा 1 महीना बीत चुका था। अब मंजू का घर वापस आने का समय भी हो चुका था और यही होता है। मंजू का भाई मंजू को वापस लेकर उसके घर यानी कि उसकी ससुराल आ जाता है। अब निशा ये देखकर थोड़ा उदास सी हो जाती है और थोड़ा टेंशन में हो जाती है। वो ये सोच रही थी कि अभी तक जो उसे चरम सुख मिल रहा था, अब वो उसे नहीं मिल पाएगा। पवन जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त था, वो इतना ज़्यादा उसको टेंशन में नहीं लेता है। वो सोचता था ये एक ज़रूरत थी जो दोनों की पूरी हुई, अब निशा उसके साथ कुछ भी नहीं करेगी। मगर निशा कहाँ मानने वाली थी। निशा एक दिन पवन के घर जाती है और पवन को बड़ी अजीब नज़रों से देखती है, मगर पवन उससे नज़रें चुरा रहा होता है। अब निशा से रहा नहीं जाता है क्योंकि निशा एक जवान लड़की थी, तो उसकी उम्र लमसम 22 साल थी, तो 22 साल की एक बच्ची किस तरह का सोच सकती है, ये आप लोग जानते ही होंगे। अब उसके मन में एक जेलसी सी फील होने लगती है मंजू को लेकर। वो सोचती है कि जब तक मंजू है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो पवन की शॉप जाती है और पवन से कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पवन कहता है, ये सब तुम क्या कह रही हो, मेरी एक बीवी है और एक छोटा बच्चा है, इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता है। मगर निशा अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब पवन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि निशा ये किस तरह की बातें कर रही है। वो निशा को समझाता है, देखो जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी और मेरी मर्ज़ी से हुआ, अब इस सब बातों को भूल जाओ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर निशा कहाँ मानने वाली थी। निशा उसको आए दिन परेशान करने लगती है। तो एक दिन पवन कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, मैं बताता हूँ। अब निशा जो कि इस बात से बहुत टेंस थी कि पवन मंजू के साथ रोज़ रात में क्या क्या कर रहा होगा। वो एक जवान लड़की थी और वो उस उम्र के पड़ाव में थी जिस उम्र में लोग यही सब सोचते रहते हैं। वो हमेशा ये सोचती थी कि मैं अब क्या करूं, अब वो मंजू के साथ है, जो कि एक जलन की भावना पैदा करता था उसके अंदर, और वो हमेशा टेंस रहती थी। तभी उसकी एक सहेली अमृता उससे पूछती है कि क्या बात है निशा, मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी दिनों से टेंस्ड हो, ऐसी कौन सी बात है। मगर वो उससे कोई बात नहीं बताती है।
तभी उस गांव का एक लड़का विकास, जो कि निशा को बहुत ज़्यादा चाहता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उससे आके डायरेक्टली प्रपोज कर देता है। निशा ये बात जानकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत टेंशन थी, तो वो उसको बहुत बुरी तरह से मना करके भगा देती है। अब विकास, जो कि थोड़ा सा मानसिक प्रवृत्ति का था और गुस्सैल व्यक्ति था, उससे थोड़ा निशा से मुँहाचाई हो जाती है और वो कहता है, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम अपने आप को समझती क्या। निशा कहती है कि तुम भागो यहाँ से, जाओ, मेरा एकदम दिमाग वैसा ही नहीं सही है, कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं। तभी विकास जो था वहाँ से चला जाता है और 2 दिन बाद निशा का कोई अता पता नहीं चलता। निशा के माता पिता नाते रिश्तेदारों में पूछते हैं और दोस्त यारों में पूछते हैं, मगर निशा का कोई अता पता नहीं चलता है। अब निशा के माता पिता थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पुलिस वाले कहते हैं कि 24 घंटे पूरे हो जाने दीजिए, अगर आपकी बेटी वापस नहीं आती है तो हम उसकी खोजबीन करेंगे। निशा के माता पिता वहां से वापस चले आते हैं। दूसरा दिन होता है, वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब पुलिस वाले खोजबीन में लग जाते हैं, वो सबसे पूछताछ करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि गांव का ही एक लड़का विकास, जो कि कुछ दिन पहले निशा को प्रपोज करने आया था, और उसकी मुँहाचाई निशा से हो जाती है। अब वो विकास के घर जाते हैं, जहां पता चलता है कि विकास एक दिन पहले ही यहाँ से भाग चुका है। अब उनका शक गहरा हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे विकास का ही हाथ है। विकास की खोजबीन चालू होती है। 5 दिन हो जाते हैं, विकास का कोई अता पता नहीं था। तभी अचानक दिल्ली में उसका पता चलता। गोंडा पुलिस तुरंत दिल्ली पुलिस को ये सूचना देती है कि आप ही के क्षेत्र पर हमारे क्षेत्र का एक मुजरिम छुपा हुआ है, उसे पकड़कर तुरंत गोंडा भिजवा दीजिए। और ऐसा ही होता है। दिल्ली पुलिस मुस्तैदी की तरह तुरंत उसको पकड़ती है और उसे गोंडा भिजवा देती है, जहां पर उसकी सख्ती से पूछताछ होती है। मगर विकास टस से मस नहीं होता है, कहता है मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मुझे मालूम था कि मुझे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले निशा से मुँहाचाई हो गई थी और मेरा बहुत ज़्यादा उससे झगड़ा हो गया था, तो मुझे मालूम था कि मुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था। तभी पुलिस वाले कहते हैं, अगर तुम मुजरिम नहीं थे तो क्यों भाग गए? अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया था, तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे तो हम तुम्हें वैसा ही छोड़ देंगे। और ऐसा ही होता है, विकास के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। सूत्रों के मुताबिक वो पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है, और मगर विकास के खिलाफ उसको कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। तभी उसको विकास को छोड़ना पड़ता है। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर विकास ने कुछ नहीं किया तो निशा कहाँ गई और निशा का क्या हुआ। तभी गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि रात के 12 बजे कुछ दिन पहले एक भिखारी ने पवन और निशा को एक साथ देखा था। पवन, जो कि अपने घर में था, इतने में वहाँ पर पुलिस आती है और पवन से पूछताछ करने लगती है। पवन कहता है कि उस रात मैं काफ़ी लेट हो गया था, मुझे दुकान बंद करने में काफ़ी देर हो चुकी थी और मुझे निशा मिल जाती है। हो सकता है उसी कारणवश उस भिखारी ने हमको और निशा को एक साथ देख लिया। पुलिस को ये बात कुछ हजम नहीं होती है और वो पवन को पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में वो पवन से बड़ी सख्ती से पूछताछ करती है, मगर पवन टस से मस नहीं होता है। अब पुलिस उसे और टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि सच सच बताओ, वही तुम्हारे लिए सही होगा। पवन, जो कि टूट जाता है और वो सारी बातें उनको बता देता है। कहता है कि मैं रात में 12 बजे निशा से मिला था।
क्योंकि निशा मेरे पीछे पड़ चुकी थी। वो ये बात मान ही नहीं रही थी। वो जिद पे अड़ी हुई थी कि मेरे साथ शादी कर लो। मैं उसके साथ शादी कैसे कर लेता। पहले मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी, मगर निशा नहीं मान रही थी। वो सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुमने उसके साथ किया क्या है। तभी वो बताता है कि मैं पास ही के खंडर में उसको ले गया था, जहाँ पर मैंने उसकी हत्या कर दी और उसको वहीं पर दफना दिया। पुलिस वाले मौका वारदात पर जाते हैं, जहाँ पर सारे साक्ष्य वो इकट्ठा करते हैं और उनको उसकी एक चार्जशीट बनाते हैं और फिर उसके बाद वो पवन को जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपको ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कभी कभी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा मन तो कहता है कि हम ये काम ना करें, मगर अपनी भावनाओं में बहकर वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ और अंत में आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और आप लोग साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोग किस किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चले ये वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।